गद्यांश कोई पढ़ाने की चीज़ नहीं होती, ठीक है। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, पहले से ही लिखा हुआ है अपठित, मतलब ये वो प्रश्न होगा जो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा लेकिन फिर भी परीक्षक आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अपठित, अब यहाँ पे छात्र हमारे डर जाते हैं यही वाली बात सुन के कि अपठित, हे भगवान जो पढ़ाया हुआ नहीं है उससे आएगा तो क्या होगा। तो इसमें अपठित ये कहने भर के लिए है, लेकिन आपने पढ़ा है, यानी पूरी हिंदी जो आपने पढ़ी है उस पूरी हिंदी का सार यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर बनाने जा रहे हो, कोई घर बनाना है, तो उस घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये आपने पहले पढ़ लिया कि ईंट चाहिए, उसके लिए बालू चाहिए, सीमेंट कौन सा चाहिए, टाइल्स कौन सी लगानी है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली अलग अलग से, किस किस क्वालिटी की है, कितने प्रकार की है। और अब उसके बाद आपने नक्शा भी बना लिया कि किस तरह से घर बनेगा। अब घर बनाना शुरू कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से घर बनाने जैसा ही होता है। मतलब आपने जो व्याकरण में जितने भी टॉपिक पढ़े, वर्णमाला से लेकर वाक्य शुद्धिकरण तक, वो सारे टॉपिक आपने अलग अलग करके पढ़ लिए। अब वो जो आपने ज्ञान वहां पे लिया उसको एक जगह यहाँ पे पूछा जाएगा। अब ये कैसे, ये बिल्कुल अलग रहेगा। यहाँ आपको एक गद्यांश दिया होगा और उस गद्यांश से कुछ प्रश्न करेगा वो, और वो प्रश्न वो क्या करेगा, वो आपको एक तरह से ऐसी सिचुएशन देता है। मान लो ये एक प्रकार की सिचुएशन है, यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं और इस सिचुएशन पर आधारित आपसे 1 2 3 4 करके आपको प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे कहा गया है कि आपको इसका उत्तर बताना है, तो आपको उत्तर अपने दिमाग से नहीं बताना, आपको जो उत्तर बताना है इस प्रश्न का उत्तर इसी में खोजना है। यही होता है अपठित गद्यांश। अब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आपसे नहीं आएगा, पहले तो खुद ही दे रहा है, गद्यांश तो लिख के दे रहा है ना आपको जो करना है। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर एग्जामिनर आपसे इसको क्यों पूछना चाहता है, आखिर क्या कारण है कि वो आपसे गद्यांश या अपठित पद्यांश पूछता है। तो कारण ये है कि वो जानना चाहता है कि जो विद्यार्थी है उसका आईक्यू लेवल कितना है, यानी उसके दिमाग में बुद्धि है कि नहीं, ये जानना चाहता है। तो अब जिसके दिमाग में बुद्धि होगी तो वो तो कर पाएगा इसको, और जिसे समझ ही नहीं होगी किसी चीज़ की वो क्या कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में एक लेवल होता है परीक्षाओं का, ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की। तो जिस तरह से जिस ग्रेड की परीक्षा होती है उसी ग्रेड का आपका गद्यांश रहता है, सबका अलग अलग रहता है। अगर हम ए ग्रेड की परीक्षाओं की बात करेंगे तो ए ग्रेड की परीक्षाओं का जो गद्यांश होता है उसका लेवल अलग ही होता है, बी ग्रेड की परीक्षा उनका लेवल अलग होता है, सी ग्रेड की परीक्षाओं का लेवल अलग होता है। तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हमारी जो लगभग सी ग्रेड वाली परीक्षाओं के अंदर आती है, ठीक है। डी ग्रेड भी आ जाएगा इसमें, और इसी के माध्यम से आप बी ग्रेड भी समझ पाएंगे, ये बीच में है। ए ग्रेड यानी आईएएस वाली परीक्षाओं का जो गद्यांश होता है वो अलग ही लेवल का होता है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हमसे वो पूछता है। अब ऐसा पूछने का क्या कारण है, पूछने का कारण ये है कि परीक्षक ये जानता है कि जब आप सरकारी जॉब में आ रहे हो तो कुछ समस्याएं तो ऐसी होंगी आपके जीवन में जो हर दिन सेम सेम समस्याएं आती होंगी, तो उन पे क्या समाधान होना चाहिए ये आपको ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। लेकिन आपके जीवन काल में कुछ समस्याएं ऐसी भी तो हो सकती हैं जो पहली बार घटित होंगी, और उन पहली बार घटित होने वाली समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे, क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि है या नहीं, क्या आप चीज़ों को समझ पाते हैं या नहीं। तो इसलिए गद्यांश आपसे करवाए जाते हैं, ये जानने की कोशिश की जाती है कि जिस चीज़ से आप पहले रूबरू नहीं है और वो चीज़ अचानक से आपके सामने आ जाए तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा, ये जानने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें घबराने और डरने की बात नहीं होती है, आपको गद्यांश दिया होता है उसमें से देख के करना होता है। अब कैसे करना है आपकी परीक्षा में, किस तरह से दिया जाता है ये हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर कैसे करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी यहाँ पर। जैसे देखते हैं, किसी दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य का मतलब होता है दिया हुआ, ठीक है, प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना ही बौद्ध शक्ति या कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी में जो हमें जो गद्यांश दिया है उसमें मूल भाव क्या है, उसका सार क्या है, उसमें लेखक कहना क्या चाहता है, इन सारी चीजों को समझना ही कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो गद्यांश है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें यानी महत्वपूर्ण बातें जो हमें यहाँ समझनी है। दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट कि दिए गए गद्यांश का स्तर, विचार, भाषा, शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा स्तर के अनुरूप होता है। कहने का मतलब यह है कि भले ही ये अपठित है लेकिन ये हर तरीके से, चाहे उसकी भाषा शैली की बात करें, चाहे उसके उस पर जो विचार दिए गए हैं उनकी बात करें, उसके स्तर की बात करें, सब आपकी परीक्षा के अनुसार ही होता है। यानी जिस स्तर की आपकी परीक्षा होती है उसी स्तर का गद्यांश होता है। दिया गया अवतरण अपठित होता है, अर्थात परीक्षार्थी जिसके संदर्भ, वर्णित विषय, लेखक के नाम आदि से औपचारिक रूप से परिचित नहीं होता। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जब हमने कह दिया कि ये गद्यांश अपठित है यानी पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, तो परीक्षक को ये बात पहले से पता है कि आप ना तो उसके संदर्भ के बारे में जानते होंगे, मतलब कि उसका टाइटल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसमें किस चीज़ पर, किस विषय पर बात की है, कहाँ से लिया गया है, ना हम उसके जो उसका वर्णित विषय है कि ये मतलब किस उद्देश्य से, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई है, उसका लेखक का नाम भी नहीं जानेंगे हम, हमें कुछ पता ही नहीं होगा। ये परीक्षक को पता है पहले से कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। ये बात अलग है कि आप कोई गद्यांश पढ़े हैं, आप उसके लेखक के बारे में भी जान रहे हैं, आपने उसका शीर्षक भी जान लिया और वही आपको परीक्षा में मिल गया, वो बात अलग है। औपचारिक रूप का मतलब है कि परीक्षक यही मान के चलता है कि आपने इससे पहले इसको नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको उसका संदर्भ नहीं पता तो भी नहीं डरना है, लेखक का नाम नहीं पता तो भी नहीं डरना है, आपको उसका टाइटल यानी उसका अगर शीर्षक नहीं पता है तो भी नहीं डरना है, ठीक है। सारी चीजें हम अपने हिसाब से निकालेंगे। नंबर 3 पॉइंट कहता है अवतरण से ही संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए होते हैं तथा प्रत्येक के 4-5 वैकल्पिक उत्तर सुझाए गए होते हैं और परीक्षार्थी को इनमें से सही उत्तर को चुनकर उसे चिन्हित करना होता है। मतलब आपको पैराग्राफ, अवतरण का मतलब पैराग्राफ या गद्यांश ही है, ठीक है। गद्यांश के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिया होता है और प्रश्न के 4 या 5 उत्तर, जैसी परीक्षा की प्रकृति होगी वैसा रहेगा। तो 4 या 5 उत्तर आपको सुझाए गए होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि चारों बिल्कुल अलग अलग हो, कभी ऐसा हो सकता है कि चारों बिल्कुल एक जैसे भी आपको लग सकते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से उनको चुनना होगा, उन्हें लगाना होगा। अब इनको करने का तरीका क्या होता है हम उस पर बात करेंगे, यानी गद्यांश को हल करने का क्या तरीका होगा, हल करने की विधि क्या होगी। गद्यांश आपके 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं सब्जेक्टिव। जिन छात्रों को सब्जेक्टिव एग्जाम में गद्यांश करना होता है उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए समस्या नहीं है, ठीक है। समस्या क्यों नहीं है, मान लो आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब ये प्रश्न पढ़ के आपको इस गद्यांश में से खोजना है इसका उत्तर, और आप चाहें तो सेम टू सेम लाइन भी लिख सकते हैं, जो का त्यों लिख सकते हैं उठा के, यहाँ पे ये बात कही है, ये हो गया। तो वहाँ पे आपको नंबर, अगर मान लो 10 नंबर का है तो वहाँ पे 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो सब्जेक्टिव में बहुत आसान है। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, प्रश्न दिया है, 4 विकल्प इसके सुझा दिए गए हैं, एक ही विकल्प तो सही होगा, तो यहाँ पे आपके जो उत्तर का सही होने का जो चांस होता है उसमें थोड़ा सा खतरा हो जाता है कि अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो या तो हाँ या तो ना, ठीक है।
तो इसलिए ऑब्जेक्टिव वाले छात्रों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है गद्यांश को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव वाले छात्रों की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव वाले छात्रों को भी करना इसी तरह से होता है। सबसे पहले तो हम गद्यांश का यानी प्रथम चरण अगर हम देखें गद्यांश को हल करने का, तो सबसे पहले हम गद्यांश को शीघ्रता से किंतु ध्यानपूर्वक पढ़कर विषय वस्तु के केंद्र भाव को जानने का प्रयास करते हैं। केंद्र भाव का मतलब है जैसे सबसे पहले हम ना पैराग्राफ को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, पूरे गद्यांश का इसका भाव क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे चरण में अनुच्छेद को धीरे धीरे एवं पूर्ण मनोयोग से नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। दूसरे चरण में क्या है, पहले चरण में हमने गद्यांश पढ़ लिया, दूसरे चरण में हम अब प्रश्नों को पढ़ेंगे पहले और ये दिमाग में लगा लेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इसने पूछा है, कहाँ कहाँ इसका उत्तर हो सकता है। इस चीज को ध्यान में लेते हुए हम अनुच्छेद को दोबारा फिर से पढ़ेंगे और जहां हमें लगे कि ये प्रश्न 1 का उत्तर हो सकता है, ये प्रश्न 2 का उत्तर हो सकता है, तो वहां पे हम रेखांकित उसको करते जाएंगे। और तीसरा चरण होता है कि जो प्रश्न है उसका सही उत्तर चारों विकल्पों में से हम निकाल लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अब ये जो तरीका है ये तो तब हो गया कि जब आप बिल्कुल फुर्सत में बैठे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 बार गद्यांश पढ़ने का आपको मौका मिले। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं सब्जेक्टिव में मिल जाता है थोड़ा टाइम अधिक करने के लिए, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं होती है उसमें समय नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको अनुच्छेद को 2 बार नहीं पढ़ना है। तो छोटी जब हमारे पास थोड़ा समय हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम पहला जो चरण है इसको स्किप कर देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। अभी हम दूसरे पे आ जाएंगे कि हम गद्यांश पढ़े बिना ही सबसे पहले प्रश्नों पर आ जाएंगे, यानी हम गद्यांश नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर जल्दी से दौड़ते हुए फिर हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसमें उत्तर को चुनने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, बाकी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात इसमें जो है, जो आपको ध्यान रखना है, उत्तर अवतरण पर ही आधारित हो, अपनी ओर से कुछ न जोड़ें। ये पॉइंट है जो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं उनके लिए, जिन्हें अपना लिखना होता है। तो अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना, जो भी है वो गद्यांश में जो दिया हुआ है। और दूसरा, प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखें कि उनमें से किसके अर्थ की संगति संबंधित प्रश्न के साथ सही बैठती है। ये दूसरा जो सावधानी है ये ऑब्जेक्टिव वाले छात्रों के लिए है कि चारों विकल्प हैं, चारों विकल्प को रखकर देखें और उनको क्रॉस करें कि ये तो इस वजह से कट सकता है, ये इस वजह से कट सकता है, ये इस वजह से कट सकता है। तो चारों में से जो उचित हो उसका चुनाव करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें गद्यांश करना होता है और यही आपके गद्यांश का लेक्चर है। इसमें कुछ भी नहीं है, टीचर इसमें कुछ भी नहीं करता। ये बात ध्यान रखिए, आपके जो गद्यांश हो, संक्षेपण हो, पल्लवन हो या और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, इन सारी चीजों को आखिर कोई अध्यापक पढ़ाता क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा है? इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि ये वैसी चीजें हैं, जैसे हिंदी में कहावत है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है। तो ये वो चीजें हैं कि आपको अगर स्वर्ग चाहिए तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो आपको अगर इन्हें सीखना है तो आपको इनका हल खुद ही करना पड़ेगा, इन्हें कोई और नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो कि गद्यांश है, मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से करना है, तो यहाँ पे मैं करूंगी, चाहे एक गद्यांश करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं या जितने भी दिए हैं सारे के सारे करूं, उसमें प्रैक्टिस आपकी नहीं मेरी ही होगी। यानी उसमें बौद्धिक जो विकास होगा वो आपका नहीं, वो मेरा ही होगा, क्योंकि वहां दिमाग किसका लग रहा है? मेरा ही लग रहा है। तो इसी तरह से जब ऐसी चीजें आएंगी मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन आपको अपने स्तर पर उसका प्रयास करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम एक एक करके एक समझते हैं। सबसे पहला गद्यांश लेते हैं, हमारे सामने है। आपको समझना है, जब आप पढ़ रहे हो किसी गद्यांश को तो हमारे पास तो पर्याप्त समय है, तो हम आराम से पहले गद्यांश पढ़ेंगे और तब हम इस प्रश्न को करेंगे और इसको समझेंगे। तो जब भी आपको गद्यांश पढ़ना है तो गद्यांश को किस प्रकार से आपको समझना है, इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे दिया है, विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया है। ये पहली लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है? इस लाइन ने ये कहा है कि विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया है। अब मुझे बताइए, आप में से कितने छात्र हैं जो कल्प वृक्ष के बारे में जानते हैं या जितने नहीं जानते? कल्प वृक्ष क्या है ये नहीं जानते, सब नहीं जानते। क्या क्या होता है? संपत्ति का पेड़? किसने बताया तुमको? धन की वर्षा करता है? खोजो भाई, यानी इस पे पैसे लगते हैं, पैसे उगते हैं। आपके कहने का मतलब ये धन की वर्षा करता है। देखो सुनो, ऐसे है तो ये कल्पना, पर आपको ये कल्पना पता होनी चाहिए। जो कल्पना सामाजिक तौर पर फैली हुई है उस कल्पना के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो ऐसे तो कोई कल्पना है, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो। आध्यात्म का पता नहीं, क्या पता हो ये भी नहीं पता है। तुम देख क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? कल्प वृक्ष माना जाता है देवताओं के आंगन में एक वृक्ष है, ठीक है, और उसका नाम है कल्प वृक्ष। और यह वृक्ष ऐसा है कि इसकी छाया में खड़े होकर आप जो भी इच्छा मांगते हैं वो तुरंत हो जाती है पूरी, ठीक है, तुरंत की तुरंत। तो ये नहीं है कि वो धन या संपत्ति का, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो उनके पास ना हो। उन्हें जब जो चीज चाहिए होती है कल्प वृक्ष के पास जाते हैं और मांगते हैं और सारी चीजें मिल जाती है। और इसी वजह से जो राक्षस लोग हैं वो बार बार आक्रमण करते रहते हैं देवताओं के ऊपर कि ताकि उनको स्वर्ग मिल जाए, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो खैर ये एक कल्पना है। तो अब उसी कल्पना के आधार पर आपको ये बात कही गई है कि मानव के लिए, अब जैसे ये बात कहानी आ गई तो मानव भी सोचता है सबसे ज्यादा इच्छाएं रखने वाला प्राणी कौन है? मानव। तो वही मानव ने कहा कि विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग से आकर मृत्यु लोक में उपस्थित हो गया है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमें जो ये विद्युत यानी बिजली जो मिली है, ये बिजली की अगर तुलना हम करें तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष से है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करती है। अब कैसे हमारी इच्छाओं को पूरी करती है ये आगे बताएगा। अब ये ध्यान रखना, इस पंक्ति का मतलब ये नहीं है कि विद्युत शक्ति कल्प वृक्ष ही है, समझ गए? अगर ऐसा होता तो कल्प वृक्ष सारी इच्छाएं पूरी करता है और विद्युत शक्ति आपकी जॉब नहीं लगा सकती या विद्युत शक्ति आपकी शादी नहीं करवा सकती सुंदर सी लड़की से, तो ये नहीं पूरी हो सकती कल्पना है। तो इसलिए ये उसके जैसी है, पूरी तरह से कल्प वृक्ष नहीं है। जरा बटन दबा कि सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना में निर्मग्न हो गया। अब जब भी कभी आपके सामने कोई भी गद्यांश हो तो उसमें ना शब्दों को ध्यान देना है, जैसे विशुद्ध, निर्मल, ज्योत्सना, निर्मग्न। अब ये जैसे शब्द दिए हैं, अगर आपको इनका भाव पता चल गया तो आपको आंसर भी समझ में आता है, भाव समझना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जरा बटन दबा कि सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना, ज्योत्सना का मतलब चांदनी होता है, तो चांदनी का मतलब प्रकाश होता है, चांदनी रात में ही होती है, तो हम ये कह सकते हैं निर्मग्न होना मतलब डूब जाना। अब अगर ये कहें कि चारों तरफ हम प्रकाश में डूब गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है किसी पानी में डूब गए, सांस ही नहीं आ रहा, ये क्या है? चारों तरफ प्रकाश ही तो है हमारी। तो वही बात कही है इसने कि हम बिजली जैसे ही बटन दबाते हैं चारों तरफ बिजली का जो प्रकाश है वो हमें घेर लेता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना भगवान ने न सही पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली है। अब ये पंक्ति क्या कह रही है? इसमें दिया है तमसो मां ज्योतिर्गमय। पंक्ति क्या कहती है? पंक्ति का अर्थ होता है तम माने अंधेरा, सो माने के समान। जो अंधेरे के समान है तो वो क्या होता है? अज्ञान।
ठीक है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, जो अंधेरे के समान है मतलब अज्ञान, उस अज्ञानता को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दो। ठीक है, ज्योतिर्मय करना। तो यानी कि हमारे दिमाग में जो एक अंधेरा रूपी अज्ञान है उसको क्या करना है, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करना है। तो अब भगवान से हम ये प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन भगवान ने ये प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन विज्ञान देवता ने सुन ली, जितने उसकी बस की है कि अंधेरे को प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति आपकी क्रीत दासी बनकर आपकी सेवा में सतत तत्पर रहती है। क्रीत दासी किसे कहते हैं? क्रीत दासी का मतलब होता है ऐसा दास जो आपकी सेवा में पूर्ण निष्ठा से लगा हो। मतलब ये कि आपको पलटकर जवाब न देता हो, या आपने कहा कि ये काम करो, वो ये कह दे कि नहीं मैं नहीं कर रहा। ऐसा नहीं, आप इसको जो बोलोगे, अपना दिमाग नहीं लगाती कि आप कुछ कहें। जैसे मान लो ये एक वैसा नौकर के जैसा है कि मान लो धूप है, आंगन में धूप खिली है, और आप अपने किसी नौकर से कहें कि जाओ लालटेन जलाकर आंगन में रख दो, और दोपहर के 12 बजे, तो कोई और नौकर होगा तो वो कहेगा कि मालिक का दिमाग खराब हो गया लगता है, लालटेन जला के रखने की बात क्यों कर रहा है जब इतना प्रकाश हो रहा है। लेकिन एक नौकर ऐसा भी होता है, वो कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो उठा के लाके वही कर देगा, चिट्टी टाइप, है ना। तो नहीं, चिट्टी तो दिमाग लगाता है अपना, उसे बोलो कि टीवी खोल दो तो खोल देता है ना। चलो, तो कहने का मतलब ये जो सवाल जवाब नहीं करता हो। तो ये भी ऐसी आई कि ये कोई सवाल जवाब नहीं करती। आप जैसे बटन दबाएंगे, अगर आप कहेंगे कि लाइट जला दो तो लाइट जला देगी, आप कहेंगे कि फैन चला दो तो फैन, जो बटन होगा उसका वो जलाना है आपको। अगर आप तार पकड़ के मतलब तार लगा के किसी आदमी को पकड़ा दे, नंगा तार, और फिर वहां से स्विच ऑन कर दे, तो वो उसको भी जला देगी। वो ये नहीं कहेगा मर जाएगा, वो नहीं बोले, वो आपने जो काम कहा उसे करना ही करना है। ठीक है, तो वैसे इसीलिए क्या है कि आपकी क्रीत दासी बनकर आपकी सेवा में सतत मतलब लगातार तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है, मतलब जब आप स्विच ऑन करने जाते हैं उतनी देर में उसमें देरी हो सकती है, पर किंतु दासी को कार्य संपादन में कदापि देरी नहीं होगी। यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है। एसी चला के बैठते हो, फैन चलाते हो, ठीक है, सर्दी में आपको गर्मी देती है, हीटर चला लेते हो। पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुवर्ती बन गए हैं, जब मन किया तब फैन चलाया, जब मन किया बंद कर दिया। ठीक है, आगे अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं, जब मन करता है तब आप अग्नि जला सकते हैं। जैसे आप खाने के लिए बहुत सारे यंत्र होते हैं, केतली वगैरह और ये सारी चीजें, तो खाना बनवा सकते हैं, तो अग्निदेव आपके अनुचर हो गए हैं। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। चिर संचित का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से उसने जोड़ के रखे थे, वो सारे सपने साकार हो गए हैं। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। अब हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया कि इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद्युत शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि कुल मिला के जो हमारा पैराग्राफ है वो विद्युत के बारे में बात कर रहा है। चलो अब इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं और देखते हैं ये क्या पूछा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो उपयुक्त शीर्षक यानी 4 शीर्षक आपके सामने, चारों के चारों सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें से आपको बेहतर और जो बेस्ट है वो चुनना है। विद्युत शक्ति और पवन देव, विद्युत शक्ति की सर्वप्रधानता, मानव सेवा में विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति की महिमा, और सारा सबका टाइटल जो है, जो शीर्षक है वो अलग अलग है। तो क्या होगा ABCD में, क्या कहते हैं बताओ? कितने छात्र ए में हैं? ऑनलाइन वाले छात्र भी बताएं। ऑनलाइन वाले भी वैसे शिकायत करते रहते हैं, मैम देखती नहीं है कमेंट बॉक्स। बताओ जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर? अब देखो ऐसा प्रश्न आ जाएगा, फंसोगे कि नहीं फंसोगे? तो कैसे निकालना है इस तरह के प्रश्न का हल? सबसे पहले ध्यान देना कि जब बात होती है शीर्षक की, तो शीर्षक में वे ही शब्द आते हैं जिनका वर्णन बार बार हो रहा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो याद रखना, वे शब्द आते हैं जिनका वर्णन बार बार हो रहा होता है। अब पहले ऑप्शन में दिया है विद्युत शक्ति और पवन देव, तो क्या पवन देव के बारे में बार बार बात हुई है? सिर्फ एक वाक्य में बात हुई है, बाकी बार बार जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? विद्युत के बारे में हो रही है। तो ये पवन देव ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं विद्युत शक्ति की सर्वप्रधानता। तो सर्वप्रधानता तो हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसने यही कहा हर जगह। उसने बताया कि आप खाना बना सकते हो, उसने कहा कि आप फैन चला सकते हो, गर्मी ले सकते हो, सर्दी ले सकते हो, सारी चीजें उसने बताई। तो यानी हमें सब जगह, यानी विद्युत कहाँ पे हमें सब जगह दिख रही है, तो ये हो सकता है। लेकिन हम जब तीसरे पे आते हैं तो ये कहता है कि मानव सेवा में विद्युत शक्ति, तो मानव सेवा में विद्युत शक्ति इस सर्वप्रधानता से तो ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब हमें सभी पे विचार करना है। ठीक है, चारों पे विचार करना है। तो हम नीचे भी देखते हैं विद्युत शक्ति की महिमा। अब यहाँ पे विद्युत शक्ति की महिमा हो गई है। हम क्या कर रहे हैं इतनी देर से गद्यांश के अंदर? हम उसकी महिमा गा रहे हैं, लेकिन महिमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने गद्यांश में विद्युत शक्ति को दासी कहा है, और दास की महिमा कभी नहीं की जाती। दास की तारीफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन महिमा का गुणगान नहीं होता, उसका महिमा मंडन नहीं होता। महिमा मंडन किसका होता है? स्वामी का होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या? मानव सेवा में। और हमने बार बार बात कही है, क्योंकि दासी जब हमने बोला ही है उसको, तो वो क्या है? मानव सेवा में लगी हुई है। तो मानव सेवा में विद्युत शक्ति। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ऑनलाइन में मात्र एक छात्र ने बताया आंसर भी, वो भी गलत बताया। बाकी सारे क्या सो रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हो? आंसर बताओ जल्दी से फटाफट, या सस्पेंस में बैठे हुए हो? अरे कौन सा मुझे पता चल रहा है कौन लिख रहा है कौन नहीं है? आंसर तो बताओ। नंबर 2, पूरे अवतरण का सारांश एक वाक्य में कहना चाहें तो वह क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसने दे दिया आपको। कहा है विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए क्रीत दासी की तरह है, ये हो सकता है, या विद्युत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है। तो ध्यान देना, जो चीज आपको सही नहीं लगे उसको काटते चलो। तो विद्युत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है, नहीं मिला है उसे देवता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। मनुष्य को विद्युत शक्ति के रूप में कल्पवृक्ष की प्राप्ति हुई है। अब पहली लाइन ये बोल रही है कि कल्पवृक्ष, लेकिन वो प्राप्ति नहीं हुई है। वो क्या बोल रहा है कि विद्युत शक्ति तो मानव के लिए कल्पवृक्ष के जैसा है। प्राप्ति नहीं बोला है उसने, कहा उसके जैसा है, तुलना करिए। हाँ, उससे आप तुलना करिए, तो प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए पवन देव अग्निदेव सब कुछ है। तो इसमें अगर ये कहता है कि पवन देव अग्निदेव है, तो एक बार को हम मान लेते हैं, लेकिन सब कुछ शब्द जो जोड़ दिया ये नहीं है। सब कुछ कैसे हो जाएगा? हवा पानी खाना पीना कुछ तो चाहिए ना, तो मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। क्योंकि और ऐसा गद्यांश ने हमें बताया भी नहीं है। गद्यांश ने जो हमें फोकस किया है वो क्या किया है कि विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए क्या है? एक क्रीत दासी की तरह है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 3 की बात करेंगे। पहले वाक्य में विद्युत शक्ति को कल्पवृक्ष क्यों कहा गया है? अब आपको बताना है क्यों कहा गया है, रीजन बताना है। क्योंकि वह मनुष्य के सभी स्वप्न पूरे करती है,
उसने मृत्युलोक को स्वर्गलोक में बदल दिया है, या क्योंकि बटन दबाते ही तुरंत चारों ओर अवलोक का प्रसार हो जाता है, क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो कहा है क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनेक कार्य संपन्न कर सकता है, तो इसमें जो कल्पवृक्ष इसको बोला गया है वो इस कारण से बोला गया है। ठीक है, तो डी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आपको पता ही चल गया भाई, सभी सपने पूरा नहीं करती है, कोई ऐसी बात नहीं कही कि मृत्युलोक को स्वर्गलोक बनने में बदल दिया है उसने, ऐसा कुछ नहीं हमें बताया गया, और केवल एक ही कारण नहीं है। ठीक है, यानी प्रकाश करना केवल एक ही कारण नहीं है इसे कल्पवृक्ष कहने का, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में दिया है तमसो मां ज्योतिर्गम्य। उक्ति में तमसो का अर्थ क्या है? तमसो हमने कहा तम माने अंधेरा, सो माने के समान, जो अंधेरे के समान है। तो जो अंधेरे के समान है अब हम खोजेंगे। तो यहाँ पे अंधकार दिया है, ज्ञान का अंधकार, पहले तो इसको काट लो, ज्ञान का अंधकार नहीं होगा। ठीक है, फिर दिया रात्रि का अंधकार, ये भी नहीं होगा। अब अंधकार या अंधकार रूपी अज्ञान, तो हमने वही कहा है कि तमसो का मतलब क्या है, जो अंधेरे के समान है। तो अंधेरे के समान क्या है? अंधकार रूपी अज्ञान। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नंबर 5 आता है अंतिम वाक्य का आशय है। अब अंतिम वाक्य क्या है? सबसे पहले तो अंतिम वाक्य को पढ़ लेते हैं। नहीं, तम माने अंधकार, अगर केवल तम होता तो अंधकार होता पहला, लेकिन सो माने के समान, तो एक्चुअली तो अगर ये अज्ञान लिखा होता खाली तो वो होता तमसो का मतलब। तमसो का मतलब अज्ञान है, ना कि अंधकार। अंधकार के समान, अंधकार के समान क्या चीज है? अज्ञान। तो वहां पे लिखा हुआ है अंधकार। अब यहाँ पर सो जो शब्द दिया है हम इसका भी तो अर्थ लेंगे ना, इसको तो खत्म नहीं कर सकते, तो इसलिए अज्ञान, और अज्ञान जो है वो किसी में, हाँ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, वहां कौन सा गद्यांश में जो लिखा हुआ है, जैसे गद्यांश में जो लिखा हुआ है वहां अर्थ थोड़ी ना दे रखा है आपको, वो तो मैंने बताया है। ये पता होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि वर्णमाला से लेके वाक्य शुद्धिकरण तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसकी यहाँ पे परीक्षा है, तो आपका दिमाग अब इसमें ना क्या आ गई, शब्दावली भी आ गई है, तो शब्दावली भी उसमें आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये बात ध्यान रखो, देखो जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लो हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, गद्यांश में मैंने एक बात बताई आपको, कल्पवृक्ष हमें नहीं पता था अभी तक, और इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती आपके मम्मी पापा की है, आपके दादी दादा की है। उन्होंने नहीं सिखाई कहानी, आपको नहीं बताई। भाई देखो मुझे कैसे पता, मुझे कहानी मेरे नाना नानी दादा दादी ने सुनाई, तो मुझे पता है कहानियां। अब ये उनका काम था लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो गलती इसमें आपकी नहीं है। यही तो हमारी पीढ़ी के साथ और क्या हो रहा है, देखो आप तो फिर भी बहुत, ये समझो आप लोग जो हो, आपकी पीढ़ी ये तो फिर भी बहुत ज्यादा समझदार हो जाएगी। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति तो उस पीढ़ी की होने वाली है जो 2020 के बाद पैदा हो रही है, क्योंकि 4G 5G, क्योंकि उस पीढ़ी के साथ ये स्थिति है कि उसकी मम्मी ये देख के तो उसको खाना खिला रही है, उसके पापा भी यही देख के बैठे हुए हैं। अब वो बच्चा मुंह ताकता रहता है कभी मम्मी की तरफ कभी पापा की तरफ, कर क्या रहे हैं, फिर उसके बाद देखता है कि क्या कर रहा है, लाओ मुझे भी दिखाओ, तो वो भी देखता है। अब मोबाइल हटा दो बच्चे के सामने से, रोना शुरू कर देगा। अब वो उसमें जो देख रहा है, तो आपको कभी भी यूट्यूब पर कोई चीज सही मिल रही है, आप देखेंगे यूट्यूब पर अगर पूरा जो मैटर है उसमें से शायद मुझे लगता है कि 20% ही उसमें जो कंटेंट ऐसा है जो आपको शिक्षा देता होगा, जो 80% आपका जो कंटेंट है वो सब आपको बिगाड़ेगा, ये आप लोग जानते ही हो। तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये आप अगर आपके मोबाइल में फंक्शन हो कि आज आपने पूरे दिन भर कितना देर मोबाइल चलाया, तो आप उसको फ्रंट पे रखो और तब देखो कि हम कितना समय अपना नष्ट करते हैं मोबाइल के साथ। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है ना, तो ऐसे याद करनी है सारी चीजें कि क्या होता है। चलो अगला देखो, हमारा अगला पॉइंट है अंतिम वाक्य का आशय है। अब अंतिम वाक्य पढ़ लेते हैं हम, क्या है हमारा अंतिम वाक्य। अंतिम वाक्य कह रहा है कि विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं। तो इसका क्या आशय है? कह रहा है कि मनुष्य का सपना साकार हो गया है, या मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, या मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है, या अब मनुष्य को कुछ चाहने को शेष नहीं है। देखो अगर कुछ चाहने को शेष नहीं है वाली चीज हो जाए तो फिर ये मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जिस दिन मरेगा उस दिन ही होंगी, और शायद हो सकता है उस दिन भी ना हो, उस दिन भी कहेगा भगवान मुझे पुनर्जन्म दे देना इसी घर में, है ना। तो मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मनुष्य का सपना साकार हो गया है, एक सपना नहीं था जो बस अब उसे ये कहा है कि इसलिए, तो ये नहीं। क्या है अंतिम? मनुष्य को मनचाहा अनुचर मिल गया है। अनुचर का मतलब है नौकर, ठीक है, या पीछे पीछे चलने वाला। और पीछे पीछे चलने वाले का मतलब ही होता है नौकर, ठीक है, सेवक जिसे आप कह सकते हो। बहुत लंबे समय से जोड़े हुए, ठीक है। चिर संचित, चिर मतलब बहुत पुराने समय से, संचित मतलब जुड़ा हुआ, तो ये होगा। कुछ नहीं होता मतलब ये है कि कोई एक सपना था जो बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ था। तो ये हमने गद्यांश 1 किया। अब देखते हैं हम गद्यांश 2 करके देखते हैं अभ्यास। बाकी तो आप लोगों को अपने घर से करना है, ठीक है। इनको गद्यांश 2 हमारा कह रहा है, ऐसे ही हमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना होगा और पढ़ते हुए हमें उसको समझना होगा। तो जल्दी से हम इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए, ध्यान दीजिए, अपना पेन या अपनी उंगली वहां पे रखिए जहां मैं पढ़ रही हूँ। जो विद्या की इच्छा रखता है वह विद्यार्थी है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है, इस दृष्टि से वह सदैव विद्यार्थी रहता है। किंतु स्थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है। स्थूल का मतलब हो जाता है, हम अगर बड़े रूप पर देखें तो, पूरे जीवन को देखें तो उसमें विद्यार्थी काल जो है वो बहुत छोटा सा समय है। यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है। विद्यार्थी जीवन हंसने हंसाने का समय है। खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है। माता पिता लाड़ प्यार करते हैं, परिवारजन स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। नित्य नए मित्र बनते हैं, छेड़छाड़ चलती है, कभी कभी बात बढ़ जाती है और नौबत मारपीट हाथापाई तक आ जाती है। परंतु सारा द्वेष, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है। आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है। खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो, लुभावना और सुहावना होता है। ठीक है, तो गद्यांश आपने पढ़ा और आपको इसका सार भी समझ में आया होगा कि इसमें किस बारे में बात की गई है। इसमें बात की गई है विद्यार्थी के जीवन काल की, यानी जो विद्यार्थी का मन है या विद्यार्थी का जो एक जीवन काल है जिसमें वो शिक्षा अर्जित करता है, वो कैसे भाव के साथ रहता है, ये बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका प्रश्न। प्रस्तुत अंश में जोर दिया जाता है, यानी इस गद्यांश में किस विचारधारा पर जोर दिया गया है, किस बात पर जोर दिया गया है? स्कूल की शिक्षा पर, अनुशासन पर, चरित्र निर्माण पर, या विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर? तो विद्यार्थी जीवन की विशेष मानसिकता पर इसमें जोर दिया गया है। ये बहुत आसानी से आप इसको बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि, मतलब विद्यार्थी जीवन मोहक है, अच्छा है, किस लिए है? यह अल्पकालिक है इसलिए, या प्रत्येक इच्छा माता पिता द्वारा पूरी की जाती है, या परिवार विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है, या किसी प्रकार के अनुशासन की अपेक्षा नहीं होती है?
सी हो जाएगा। देखो अल्पकालिक है, इससे नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके मोहक होने से। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो थोड़ा समय होता है या छोटा समय होता है वो बहुत ज्यादा मोहक हो, है ना, कभी कभी कष्टों से भरा भी हो सकता है। प्रत्येक इच्छा माता पिता द्वारा पूरी की जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। सबको माता पिता सारी चीजें पूरी नहीं करते हैं, लेकिन वो फिर भी मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। क्या बोल रहे हो? ठीक है। परिवार, विद्यालय एवं मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है। देखो जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हो तो आपके अंदर छल कपट नहीं होता है, आपके अंदर एक दूसरे की मदद करने का भाव होता है। ये छल कपट, द्वेष और ये सारी चीजें तो आप तब शुरू करते हैं जब आप अपना अपना परिवार बना लेते हैं, है ना, तब अलग अलग हो जाती है। तब तक तो क्या रहता है, अरे तू मेरा भाई, अरे तू मेरा भाई, अरे भाई भाई। ये बात देखो, ये चीजें जान लो, आप लोग विद्यार्थी काल में हो और इस समय इसी जीवन में हो। ये जो जीवन चल रहा है आपका स्वर्णिम काल होता है, ऐसे ही नहीं उसको स्वर्णिम काल कहा है। यहाँ पर कोई द्वेष नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, आप सबसे मिल जाते हैं, बातें करते हैं, कोई झगड़ा भी हो गया तो फिर से सुलह हो जाती है। लेकिन जब इस जीवन से आगे बढ़ेंगे, जैसे ही ग्रस्त जीवन में आते हैं, दुखों का अंबार आपके सर पे आ जाएगा। तो जब तक आप यहाँ पे हैं, ये समझो कि बहुत अच्छा काल होता है। नहीं तो उसके बाद न जाने कितनी कितनी, आप जब सोने जाएंगे आंख बंद करने तो तब आपको पता चलेगा, अरे लोन चुकाना था, किस्त देनी थी वो भी नहीं दिया, अरे बिजली का बिल नहीं भरा गया, अरे रेंट जाना था, ये सारी दिमाग में चलती रहेंगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया है, किसी प्रकार के अनुशासन की अपेक्षा नहीं होती है, अनुशासन तो चाहिए होता है जीवन में, और विद्यार्थी काल में ही अनुशासन सिखाया भी जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 का सी हो जाएगा। नंबर 8 की बात करेंगे। विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण है क्या? मन की सरल निष्कपट भावना, बचपन से ही अनुशासन सिखाया जाता है इसलिए, अकेले रह जाने का आतंक होता है इसलिए, या अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने का भय होता है इसलिए। देखो अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने का भय तो किसको रहता है, दुष्ट व्यक्ति तो हमारी क्लास में है ना, हर दिन इन्हें जरा भी डर नहीं लगता कि मैडम का अगर जिस दिन हाथ उठ गया तो पिटाई हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है इनको। बचपन से अनुशासन सिखाया जाता है, सिखाया तो जाता है पर सीखता कौन है? अगर सीखा होता तो ऐसे होते। हाँ, अकेले रह जाने का आतंक, अकेला ये होता क्या है क्या इस उम्र में तो यही नहीं पता होता कि अकेलापन होता क्या है। ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मन की सरल निष्कपट भावना। अब आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि, मनुष्य सदा विद्यार्थी है क्योंकि वह बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करना चाहता है इसलिए, उसका अहंकार शांत होता है इसलिए, वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है इसलिए, या वह सदैव नया सीखने की इच्छा रखता है इसलिए। तो वह नया सीखने की इच्छा रखता है इसलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 10 कहता है अबोध शब्द का अभिप्राय है मोहक, सरल, उत्साहित या प्रसन्न। अबोध का मतलब होता है, आप इसे अंग्रेजी में इनोसेंट कहते हैं, यानी मासूम। तो मासूम का अर्थ लिए होने वाला शब्द क्या, क्या मोहक होता है? नहीं। क्या उत्साहित का मतलब मासूम होता है? नहीं। क्या प्रसन्न होने का मतलब मासूम होता है? नहीं। बस जब भी अगर लगे थोड़ा डाउट रहे तो बस काटना शुरू कर दो, सरल आ जाएगा इसका उत्तर। किसी को कहते हैं अरे वो बड़ा ही सरल स्वभाव का है, मतलब बहुत मासूम है। ठीक है। हाँ जी, लिखा है अबोध मन को गुदगुदाते हैं। तो उसने तभी तो पूछा है आपसे, अर्थ पूछा है, या तो अर्थ कहें या पर्यायवाची। ठीक है। मिल गया? नहीं मिला? बताओ जरा, जिसको मिल गया है मिल गया। चलो तो बताओ इसमें कुछ मुश्किल है? कितना सरल है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे गद्यांश जो आपके दिए हुए हैं। ठीक है। अब देखो गद्यांश 3 से लेकर और लास्ट में इसमें 15 सेट आपको दिए हुए हैं, इनको आपको घर पे जाके करना है और करना है। ठीक है। नहीं तो रात को सपने में आके ना डंडी लेके आपकी पिटाई करूंगी अगर नहीं है तो करना है। ठीक है। हाँ इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। देखो जब ये आप करेंगे लास्ट में इसके उत्तर दिए हुए हैं। गद्यांश रिक्त स्थान करेंगे, इकाई 8 में वो यहाँ नहीं है। ठीक है। बाद में करेंगे, क्रम से करेंगे, सारा करेंगे। तो जो इसके उत्तर हैं वो यहाँ दिए हैं। जब आप करें अपना प्रश्न देखिए, अगर किसी उत्तर में आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कि मैम इसका उत्तर ये कैसे हुआ है। ठीक है। तो मैं बता दूंगी यहाँ पे। अब इसके बाद बात करेंगे अपठित पद्यांश की। अब यहाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो जैसे ऑनलाइन वाले छात्र हमारे अक्सर में कई बार शिकायत करते हैं कि मैम आप ऑनलाइन कमेंट नहीं पढ़ती हैं और ये सारी चीज। तो देखो होता है कि ये बात तो सत्य है कि ऑफलाइन में जब छात्र होते हैं तो उनसे मैं अगर कुछ पूछूंगी तो आंसर हाँ या ना जो भी है वो तुरंत आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में जब मैं बात कहती हूँ, मान लो छात्र ने पूछा प्रश्न, 1 मिनट बाद मैंने देखा, फिर देख के तब बताया, अब मुझे ये भी नहीं पता कि प्रश्न किस बारे में पूछा गया, फिर मैंने कुछ बताया, बता रही थी कुछ, फिर बीच में रोक के बताया, अब फिर किसी को अगर उससे संबंधित कुछ बात पूछनी है तो फिर वो 2 मिनट बाद पूछेगा। तो ये क्या होता है, ना सुर है, ना लय है, ना ताल। और फिर क्लास में भी क्या होता है, एक अजीब सा हो जाता है कि कभी कहीं पे तो क्लास का सुर लय ताल नहीं बनता। तो इसलिए मैं ऑनलाइन वाले छात्रों से यही कहती हूँ कि आप लोग ऐसे सोचा करो कि हम क्लास में बैठे हैं और हम वो छात्र हैं, इतने सभ्य छात्र हैं कि हम एक भी शब्द नहीं बोलते और हम आनंद लेते हैं क्लास का कि हाँ सुन रहे हैं, और जो बीच में टोकाटाकी करते हैं वो थोड़े दुष्ट छात्र हैं तो क्लास को बढ़ने नहीं देते। तो ऐसे सोच के आप आराम से चीजों को पढ़ा करो। तो जो बीच में जिनको एक वो लगी रहती है ना परेशानी कि मैम नहीं देखती हैं कमेंट बॉक्स, एक छात्र आया अभी, अब मैं अभी बैठी थी क्लास से पहले, तो आके ना यही शिकायत कर रहा था बाहर रिसेप्शन पे कि मैम कमेंट नहीं पढ़ती हैं। मैंने पूछा मैम को ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, मेरा डाउट था, तो मैंने बुला लिया उसको, बताओ क्या डाउट था, चलो जितने डाउट अभी पूछ लो। अब नहीं, तो मेरे सामने मैं जैसे ही सामने गई तो उसके बाद फिर घबरा गया, बोला नहीं वो तो मैम हो गया, आप देख लिया करो डाउट। अरे तुम आए हो साक्षात तो आप पूछ लो, और जब तुम मुखर्जी नगर में रहते हो तो इकट्ठे डाउट ले आया करो एक साथ, यहाँ आके पूछ लो। यहाँ पे ठीक है कभी आपने पूरे सप्ताह भर का इकट्ठा कर लिया और फिर आके पूछ लिया, मैं मना थोड़ी ना करती हूँ। ऑनलाइन वाले छात्र अगर ऐसे आना चाहते हैं तो मैम से मिलना भी हो जाएगा और डाउट भी हो जाएंगे। हाँ तो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया? चलो छोड़ो, तुम बकवासी कर रहे हो आगे बताओ। चलो देखो पढ़ते हैं अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश भी ठीक वैसे ही होगा, करने का तरीका जैसे हम गद्यांश को करते हैं। हमें पहले पद्यांश पढ़ना होगा और इसमें भी हम बात ये जानते हैं कि हमें उस पद्यांश के ना तो कवि के बारे में पता है, ना उसके शीर्षक के बारे में पता है, ना वो कहाँ से लिया गया है, उसमें क्या विषय वस्तु है, हमें इस बारे में भी कुछ नहीं पता है। हम महज क्या लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे चीजों का प्रश्नों के आधार पर। करने का तरीका यही होगा, पद्यांश दिया होता है, नीचे प्रश्न होंगे, उसके ऑप्शन भी दिए होंगे, हमें सबसे पहले पद्यांश को पढ़ना है, समझना है और फिर उसके प्रश्नों जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों को देखना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम पहले ही पढ़ने की शुरुआत कर लेते हैं।
पद्यांश में दिया हुआ, आप देखो एक चीज ध्यान देना, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम अलंकार पढ़ रहे थे, हम रस पढ़ रहे थे, तो मैं आपको पद्यांश की व्याख्या भी कराती थी। तो एक टॉपिक आपका सब्जेक्ट वाले छात्रों के साथ आ जाता है, जैसे जुडिशरी में आता है, पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आ जाती है। तो व्याख्या कैसे करनी है वो कोई अलग से नहीं सिखाई जाएगी। हम ये चीज कब से पढ़ रहे हैं? अलंकार से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अलंकार से ही मैं पंक्तियों की व्याख्या करवा रही हूँ आपको। तो ऐसे ही व्याख्या करनी होती है कि कवि कहता है, लेखक ने यहाँ पर ये कहा है, तो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ और जिसका मैंने मान लो बैकग्राउंड वाली चीजें बताई है कि स्थिति ऐसी है, तो वो चीज भी आप एक लाइन में बता सकते हैं अगर किसी के बारे में आपको पता है। तो व्याख्या में यही होता है। तो ऐसे ही अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले, पहले समझेंगे इसको, फिर उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ दिया, यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कोकिल गावे किंतु राग रोने का आवे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। अब ये पंक्ति आपने पढ़ी, अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो मुझे आपको व्याख्या करके बताना पड़े, साफ साफ सारी बातें हमें समझ में आ रही है। फिर भी लेकिन एक लगता है छात्रों को थोड़ी सी कठिनाई सी लगती है, तो कैसे शब्दों को समझना है। तो जैसे देखो यहाँ पे कहा है कि यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, पंक्ति में क्या कहना चाह रहा है कवि कि यहाँ कोयलें नहीं है, मतलब अब हमें पता चल रहा है कि कोयल है, कि कोयल नहीं है, काग मतलब कौवे शोर मचा रहे हैं। अब हमें ऐसा हो सकता है कि पहले ये लगे कि हो सकता है कि कवि बता रहा है कि कोयल नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये कौवे हैं, तो हो सकता है कि हम ऐसे ही मान लें। फिर आगे दिया, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, अगली पंक्ति कह रही है कि जो काले काले कीट जो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, ये भवरा होने का भ्रम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, कंटक मतलब कांटे, कुल माने परिवार। तो ये हम कह सकते हैं कि पंक्ति क्या कह रही है कि कलियां भी जो हैं वो आधी खिली हुई हैं, और किससे जाकर मिल गई हैं? कांटों के परिवार से जाकर मिल गई हैं। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, अब यहाँ पे पंक्ति कहती है कि वो कह रहा है कि वो पौधे वो पुष्प यानी फूल वो शुष्क हैं, मतलब सूख गए हैं या मुरझा गए हैं, झुलसे मतलब झुलस गए हैं, ऐसा उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर आगे दिया है, परमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, जो पराग है उसमें परिमल नहीं है, हीन मतलब, और वो कैसा लग रहा है? फूल के ऊपर जैसे कि दाग बन गया हो। ठीक है, फूल के ऊपर जो परमल परागकण होते हैं ना, आपने देखे होंगे फूल के ऊपर होते हैं, तो वो क्या लग रहा है कवि को? दाग जैसा लग रहा है। फिर कहता है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। अभी तक तो हमें लग रहा था कि जो कवि कह रहा है वो सही कह रहा है, जो हो रहा होगा, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कह रहा है कि हाँ अब रोना शुरू करेगा वो, कि ये जो प्यारा बाग है यह खून से सना पड़ा है। फिर कह रहा है, आओ प्रिय ऋतुराज, ऋतुराज किसके लिए कहा गया है? बसंत ऋतु के लिए, ऋतुओं में राजा कौन है? बसंत। तो कह रहा है कि आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। अब ये दो पंक्ति आपको सारी स्थिति समझा देती है। मतलब क्या है कि बसंत ऋतु आ गई है, अब जब बसंत ऋतु आ गई है तो बसंत ऋतु में कोयलें कूकती हैं, भंवरे जो है मंडराते हैं फूलों पर, नए नए फूल बनते हैं, कलियां खिलती हैं, फूल बनते हैं, पराग कण आते हैं, ये सारी चीज होती है क्रिया। लेकिन इन सबको कवि जो है वो क्या बता रहा है? उल्टा उल्टा बताता जा रहा था, लेकिन उसको भी पता है कि ऋतुराज कहाँ रुकने वाला है, यानी जो प्रकृति में परिवर्तन है वो किसी के रोने गाने से थोड़ी ना रुकने वाला है। तो हार के खुद ही बोल देता है, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। अब फिर उन सारी चीजों को सुधारेगा, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, कि वायु चलेगी लेकिन धीमी गति से चलाना उसको, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कि इस बाग में जो दुख की आहें हैं उनको अपने साथ उड़ाकर मत ले जाना। फिर कहता है, कोकिल गावे किंतु राग रोने का आवे। अब बता दिया उसने कि कोयलें गा रही हैं, लेकिन उसको राग कैसा लग रहा है? रोने का लग रहा है। भ्रमर करे गुंजार, जो भंवरे हैं वो गुनगुन कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, कष्ट की कथा सुनावे, और कवि को कैसा लग रहा है? जैसे वो कष्ट की कथा सुना रहे हैं। तो हमें इस पंक्ति से ये बात पता चलती है कि किसी बाग में कुछ कांड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि किसी की मृत्यु हुई है, और उसी से संबंधित अब उस बाग में बसंत ऋतु आ रही है, और उसी वजह से जो कवि है ये कविता लिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर, ये कहना क्या चाहता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कवि ऋतुराज से क्या प्रार्थना कर रहा है? दुख को उड़ा ले जाने की, शोर मचाने की, धीरे से आने की, या शोक करने की? धीरे से आने की प्रार्थना कर रहा है, उसने बोला ये कि धीरे से आना। ठीक है, बी नंबर 2, कवि बाग में बसंत के धीरे से आने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? यह शोक का स्थान है इसलिए, यह यहाँ भंवरे रहते हैं इसलिए, यहाँ कौवे शोर मचा रहे हैं इसलिए, यहाँ ठंडी हवा चल रही है इसलिए, क्योंकि यह शोक का स्थान है इसलिए बसंत को धीरे से आने की प्रार्थना कर रहा है। नंबर 3 कहता है, कवि बसंत से फूलों को लाने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? अब इसने हमें ऐसा तो इसमें कविता में यहाँ नहीं दिया है कि उसने फूलों को लाने की प्रार्थना की है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। कह रहा है, श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए, बाग को सुंदर बनाने के लिए, बाग में सुगंध लाने के लिए, वातावरण को सुंदर खूबसूरत बनाने के लिए। ऐसा उसने कब कहा है? उसने कब कहा? वो तो रो रहा है, वो तो कह रहा है ये मत करो, वो मत करो, ये मत लाओ, वो मत लाओ, पहले रो रहा है ना। तो उसने वातावरण को सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं कहा, ना उसने बाग को सुंदर बनाने के लिए कहा है, ना उसने बाग में सुगंध लाने के लिए कहा है। अगर फूल आएंगे तो जो वहां पर मरे हैं उनके श्रद्धा भाव के लिए वो उन फूलों को स्वीकार करेगा, यानी जो कवि अगर बाग में फूल खिलेंगे तो वो श्रद्धा भाव के लिए उन्हें स्वीकार करेगा। ठीक है, अब नंबर 4 नेक्स्ट, बाग खून से क्यों सना हुआ है? ऑप्शन, किसी की हत्या की गई है, अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया है, किसी पक्षी की हत्या हुई है, या उपयुक्त सभी। कहीं वर्णन किया है क्या? अब आपको यहां लगाना पड़ेगा दिमाग, या तो आपको पता हो इस कविता के पीछे का भाव, नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। अब आप ये कहेंगे कि इसने कहा यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। अब उसने शोक स्थान कहा है तो वहां पर किसी के पक्षी की मृत्यु होने पे तो शोक का स्थान नहीं बनाया जाएगा, तो ये कट गया। अब जब ये कट गया तो ये अपने आप ही कट गया। अब बचता है 2 कि किसी की हत्या की गई है या अनेक लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी की हत्या की होती तो कभी इतना परेशान नहीं होता, किसी एक व्यक्ति की हत्या पर कभी इतना परेशान हो जाता कि वो बसंत को आने से ही रोकने की बात करता। तो इसमें जो आंसर है वो आपका बी है। और अगर आपको ना समझ में आया ऐसे तो उस समय उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्या पता आपको हिंट मिल जाए। तो आगे आपको हिंट देता है, काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा ऋतुराज होगा, जलियांवाला बाग में बसंत होगा, प्यारा बसंत होगा, या कवि की प्रार्थना। तो इसको देखते ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि जलियांवाला बाग में बसंत आ रहा है पहली बार, यानी जब उसमें लोगों को मार दिया गया था, उसके बाद जब उसमें बसंत आया है तो कवि उस चीज को याद करके अब वर्णन कर रहा है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना दिमाग लगाना है जब भी आप बनाएंगे। मान लो पहला प्रश्न समझ में ना आए तो दूसरा कर लो, दूसरा ना समझ में आए तीसरा कर लो। हाँ क्या
ये आपके सी लेवल के ही है क्या? सच बात यह है कि ए लेवल में आपका ये पूछा नहीं जाता पद्यांश, वहां तो आपसे पूरी व्याख्या करवाई जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, और वो आपको विचारात्मक शैली पे पूछेगा, समझ गए? वहां क्या पूछेगा? विचारात्मक शैली पे। और ये आप लोगों को इतना हार्ड लगा जबकि मैंने कविता पढ़ के बता दी। अब ये देखो, आज आप पहली बार कर रहे हो, जिस दिन आप इसको करना शुरू कर दोगे, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, उस दिन आपको देखते ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और एमपीएसआई का ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये एमपीएसआई वाला लिया है मैंने इससे पहले। चलो अभी देखते हैं इसमें आगे क्या समझी नहीं मैं। यूपीएसआई में नहीं है, यूपीएसआई में गद्यांश तक हो गया, ठीक है। ये जो पद्यांश है ये यूपी टेट में और जो एमपीएसआई है आपका उसमें आता है, और बाकी सब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं उनमें आता है। नहीं वो गद्यांश है, वो भी रिक्त स्थान, वो भी ये नहीं है। जो रिक्त स्थान वाला बहुत सरल है, और यूट्यूब पे मैंने जो दे रखा है जाके करते हो ना, तो वीडियो देखी तो फिर ये क्वेश्चन कैसा लक्षण तो नहीं लग रहे आपके कि आपने वीडियो देखी है? हाँ, अरे शांत हो जाओ। हाँ, 2 नहीं 4 जा चुकी हैं बेटा। केवल लाइक करने से फायदा नहीं है, अब पढ़ लो, ठीक है। और कमेंट करने से भी नहीं है। मेरा क्या फायदा कराओगे? आपको क्या लगता है आपके लाइक करने से या कमेंट करने से कोई मुझे पैसा आ रहा है? आपने जब उसको खोल लिया तभी आ गया पैसा जो आना था। अब उसके बाद आप लाइक करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं है। चलो देखो ध्यान दो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ हाँ, शब्दावली में जो दिया है ना मैंने, पीडीएफ दी है, और आपके पास जो शब्दावली है उसी से आएगा सब कुछ। शब्दावली में आपके 5 टॉपिक हैं, वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे आएगा। अरे किसी का भी लगाओ, उससे मुझे क्या दिक्कत है। चलो देखो आगे कविता पढ़ते हैं, जीवन के लिए कुछ सिखाती हुई कविता। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। क्रंदन का मतलब रोना, दुख, दर्द। हंस लो अगर 2 क्षण के लिए ही खुशी मिली है, वरना जीवन भर क्या है? क्रंदन है। अब ये नहीं सोचना है कि अरे हम तो जब हंसेंगे जब ये चीज होगी वो होगी, वो कभी नहीं आएगी। इसलिए अगर 2 पल भी मिले हैं खुशी के तो उसमें भी आनंद होना चाहिए। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता? अब कभी प्रश्न कर रहा है आपसे कि आप बताओ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जीवन जब हमको बिल्कुल हंसी खुशी वाला मिलेगा, कष्ट नहीं होंगे, तब हम हंसेंगे, तो पूछ रहा है कि किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता? सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता? ये जो संघर्ष हैं, इन संघर्षों को सदा के लिए किसने जीता? कोई है एक नाम जो आप बताएं कि जिसने जीत लिया? नहीं। आप अगर बात करें राम की, राजा राम थे, तो राजा राम के जीवन में कितने कष्ट थे। अब बात करें कृष्ण की, तो कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट थे। ये कह रहे मजे लिए। जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही माँ से दूर कर दिया जाता है और 18 साल तक अपनी पहचान छिपाकर उसे पलना पड़ता है। 5 साल की उम्र में राजा के बेटे को शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था और वो 18 साल तक अनपढ़ ही रहे। 18 साल के बाद उन्हें अपने मामा को मारना पड़ा जब उन्हें पता चला। आपको लगता है अपने रिश्तेदार को मारना किसी के लिए जीवन का बहुत आनंददायक पल रहा होगा ना? इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है कि अपने मामा को मारना पड़ा मजबूरी में। उसके बाद तब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद उन्हें जो मिला उनसे हमेशा छूटता ही चला गया। किस चीज में उन्होंने आनंद पाया? और उसके बाद भी सबसे बड़ा कष्ट ये कि उन्होंने हर पल में समाज को चीजें सिखाने की कोशिश करी, उसके बाद भी समाज ने उनको क्या कहा कि वो तो माखन चोर था। इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसने बचपन में माखन न चुराया हो? तो बस एक माखन चोर वही था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 16 साल की अवस्था में प्यार न किया हो पर रसिया बस एक वही था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में इस तरह के कष्ट ना लिए? लेकिन बात यह है कि बदनाम कर लो भाई जिसको करना है, तो कह रहे मजे ले रहे। चलो आगे देखो। खिलता फूल मलान हो जाता। अब ध्यान दो, कभी आपको बता रहा है आगे, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। खिलता फूल मलान का मतलब है यहाँ पे मुरझाना, ठीक है। खिलता हुआ फूल क्या होता है? एक दिन मुरझा जाता है। हंसता रोता चमन चमन है। चमन किसका पर्यायवाची है? अब पर्यायवाची याद नहीं करोगे तो ऐसे ही देखोगे मेरे मुंह की तरफ। उपवन को कहते हैं, उपवन बगीचा, ठीक है। तो हंसता रोता, हंसना मतलब बसंत और रोना मतलब पतझड़। तो हर बगीचा क्या होता है, उसमें बसंत भी आता है फिर पतझड़ भी आता है। कितने रोज चमकते तारे कितने रह गिर जाते हैं। कितने तारे रोज चमकते रहते हैं और कितने टूटकर गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आते हैं। यानी हंसता हुआ चंद्रमा भी छिप जाता है अंधेरे में जब काले घने सावन के बादल उसके सामने आ जाते हैं। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। जो सूरज है वो भी हर रोज उगता है, हर रोज छिप जाता है, हर रोज उगता है, हर रोज छिप जाता है, और इसका साक्षी ये नील गगन ही है। तो सूरज के साथ भी वही चीज है। फिर आगे कहता है हंस लो 2 क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है, ठीक है। पंक्ति आपको बता दी, अब देखते हैं आगे प्रश्न करेंगे। कवि 2 क्षण के लिए मिली खुशी पर हंसने के लिए कहता है क्योंकि खुशी में हंसना चाहिए। जीवन में खुशी काफी प्रयासों के बाद आती है। जीवन में दुखों की अधिकता है, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खुशी में हंसना चाहिए। रोता कौन है भाई खुशी में? अगर खुशी है घर में तो कोई रोता है क्या? हाँ मैं यही बोलने वाली थी कि अभी कहने वाला है कि खुशी में आंसू आ जाते हैं। तो देखो वो अगर किसी से पूछो कि तुम रो रहे हो तो स्वीकार करेगा कि मैं रो रहा हूँ? नहीं, वो कहेगा ये तो खुशी के आंसू है। आंसू आने का मतलब ये नहीं होता कि वो दुखी है, समझ गए? तो ये आपने गाना भी सुना होगा, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। तो खुशी में हंसना चाहिए ये नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हंसता ही हर कोई, ये थोड़ी ना कहना चाह रहा है। जीवन में खुशी काफी प्रयासों के बाद मिलती है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। क्या कहा है उसने? हंस लो 2 क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन। क्रंदन मैंने आपको बताया ना, दुख दर्द, ठीक है। रोना, क्रंदन का मतलब होता है रोना। तो यहाँ पे कहा जीवन में दुखों की क्या है? अधिकता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाव लगाना है, दिमाग लगाना है, ऐसे ही नहीं हवा में उड़ाना है, ठीक है। तारे और चांद के उदाहरण से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? सुख सदा नहीं रहता, चांद तारे भी हंसते हैं, गिरना छिपना चलता रहता है, चांद तारे मौन रहते हैं। तो अब देखो कैसे, अब आपको ध्यान देना है। चांद तारे मौन रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, और चांद तारे भी हंसते हैं ये कोई बात नहीं कही। 2 कट गए, अब 2 ऑप्शन आ गए। सुख सदा नहीं रहता या गिरना छिपना चलता रहता है। और इसने कहा है तारे और चांद के उदाहरण से कवि क्या कहना चाहता है। तो आगे क्या कहा है? कितने रोज चमकते तारे।
कितने रह रह गिर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है? गिरना। फिर उसके बाद हंसता ससी भी छिप जाता है जब सावन घन घिर आते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है? चांद के उदाहरण से छिपना। अब इसमें क्या दिया है? गिरना और छिपना चलता रहता है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है। तो चांद और तारे के से जो कवि ने उदाहरण दिया है, जो हमें समझाया है, वो ये बताया है कि गिरना और छिपना हमारे जीवन में चलता रहता है, इस पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात कही गई है, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक, इसी तरह से आप अभ्यास करते हैं। जैसे देखो, इसे जल्दी से देख लो। पद्यांश 3 अलग अलग स्तर के प्रश्न होते हैं, कभी बहुत सरल भी आ जाते हैं, कभी बहुत आपको कठिन भी लगते हैं। लेकिन कठिन वो तब तक लगते हैं जब तक आप दिमाग नहीं लगाते। और ध्यान रखना, हम उसे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। अब ये पंक्ति कह रही है, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मनुष्य बैठा हुआ था या कवि बैठा हुआ है रात में, और अचानक से जो चांद है उसने उससे कह दिया कि ये आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। कि यानी चांद ने कहा कि अरे तू बैठा हुआ है रात में अंधेरे में, तुझे पता है आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। ऐसा जीव है कि अपनी उलझने खुद ही बनाता है और फिर उनमें फंस जाता है और फिर बेचैन होता है, पूरी रात जगता है, जैसे तू बैठा हुआ है। सही बताया, उसी पे कटाक्ष किया है। फिर कहता है जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ। तो समझता है ना, मैं मनुष्य को कब से देख रहा हूँ, मैं इतना पुराना हूँ। फिर आगे कहता है देख चुका हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते। अब ऐसा कहा गया किताबों में कि मनु सबसे पहला व्यक्ति था। तो अब चांद ने यही कहा है कि जब मनु हुआ मेरे ही सामने पैदा हुआ था, कहने का मतलब मैं मनु से भी पुराना हूँ। तो मैं मनु को भी जन्म लेते और मरते देख चुका हूँ, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी, तेरे जैसे पागलों को भी मैं लाखों बार देख चुका हूँ, चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते, जो चांदनी में बैठते हैं और सपने सजाते रहते हैं। तो यहाँ पर अब इस पंक्ति में इसका प्रश्न देखेंगे। ये पंक्ति है, ये जो कविता है पढ़ना, बहुत अच्छी कविता है। आगे भी फिर यहाँ तक तो चांद ने जवाब दिया, मतलब चांद ने प्रश्न किया। अब इसके बाद मनुष्य क्या जवाब देता है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ है। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए इतना ही पूछा है आपसे, तो यहाँ पे कविता इतनी है। ये एक बार डाल देना उस पर, यूट्यूब पे आ जाएगी, पता चल जाएगा अभी। तो देखो, इसमें प्रश्न कह रहा है, कवि के अनुसार अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है, कौन फंसता है? अनोखा जीव, आदमी, गगन का चांद या मनु? आदमी। आराम से पता चल जाएगा। अनोखा जीव का समानार्थी क्या है? एक विशेष प्रकार का जानवर, उलझन पैदा करने वाला, या एक विशिष्ट शारीरिक रचना, या अद्भुत प्राणी। अनोखा शब्द का अर्थ पूछ रहा है ये, ठीक है, तो अद्भुत प्राणी। ठीक है, तो अनोखा का अद्भुत प्राणी हो जाएगा। मनु को जन्म लेते और मरते किसने देखा है? चांद ने, सूरज ने, आदमी ने, भगवान ने? चांद ने। आसान है, 3 प्रश्न है इसमें, आपकी परीक्षा में आते हैं। इसी तरह से इसमें और सेट दिए हुए हैं, तो इनका भी अभ्यास करिएगा आप, और बाद में इसमें आपको उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, ये उत्तर दिए हैं, इनको लास्ट में कर लेना। ठीक है, क्या? हाँ, वो आपको क्लास के बाहर मिल जाएगा। अच्छा, मैं बता देती हूँ, ऑनलाइन वाले छात्र भी ध्यान दें। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि रचना एवं रचनाकार के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, तो वो आपको पीडीएफ में आ चुके हैं। तो पीडीएफ में जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन वाले छात्र जाते हुए बाहर से ले लेना, दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल इकाई अब ये खत्म हो गई, तो इकाई 8 लेके आनी है कल।